अभी नेपाल में होना क्या चाहिए, वहाँ का उत्पीड़ित मधेसी, जनजाति, आदिवासी, दलित और थारू एक होकर आगे बढ़ेंगे तो नेपाल का समाधान हो सकता है। नहीं तो अभी जो अंतरिम सरकार बना है, अभी ये अंतरिम सरकार बनने से भी नेपाल का समस्या समाधान नहीं होगा। जातिवादी, ब्राह्मणवादी जो सत्ता है, वो सत्ता में ब्राह्मण है, वो अधिकांश उसमें हिंदू है, जो हिंदू के नाम पे वहाँ का हिंदू को भी दबा रहे हैं, राज्य सत्ता चला रहे हैं। वो राज्य सत्ता चलाने वाले अधिकांश ब्राह्मण, नेपाल में बाहुन बोलते हैं। जिस तरीके से नेपाल में जनरेशन जेड ने सत्ता पलट किया और नेपाल की तस्वीरें पूरे दुनिया में प्रचलित हुई और नेपाल में अंतरिम नई सरकार बनी, इसी का आंखों देखा हाल जो नेपाल से और नेपाल के जो सिटीजन है पद्म विश्वकर्मा जी, जो नेपाल में बौद्ध आंबेडकर महासभा के केंद्रीय सदस्य हैं। आज आवाज इंडिया के स्टूडियो से हम जानते हैं कि उनका जो आंखों देखा हाल है और जो नेपाल पर वो नेपाल के नागरिक होने के बाद वो क्या विचार रखते हैं, किस कारण से नेपाल का जन समूह विशेषकर युवा सड़कों पर उतरा, वहां पर हिंसा हुई, वहां पर लाठी मार्च हुआ, वहां गोलीबारी हुई, इन सब चीजों पे क्या वजह थी, इन सब चीजों के पीछे की क्या वजह थी, हम उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। हम देखते हैं कि नेपाल की तस्वीरें विचलित करने वाली थी और जब राजशाही वहां खत्म हुई, तो जब वहां लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जब वहां आई, तो हमको लग रहा था कि नेपाल अभी प्रगति करेगा। लेकिन क्या वजह है ऐसा कि इतने सारे युवा, क्या वो बेरोजगारी से परेशान थे, क्या वो जातिवाद से परेशान थे, या वो कहीं ना कहीं महंगाई से परेशान थे, जॉब के जो सोर्सेस होना था वो क्या नेपाल गवर्नमेंट उनको दे नहीं पा रही थी? क्या वजह से आपको लगती है कि नेपाल में इतनी हिंसा हुई और इतना सत्ता एक तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ में चली गई? नेपाल में जो राजशाही का अंत्य हुआ, उसके बाद में नेपाल में लोकतांत्रिक गणतंत्र का स्थापना हुआ। उसके बाद जब गणतंत्र स्थापना हुआ, जो नेपाल के जनता ने सोचा था अब नेपाल विकास होगा, नेपाल में बेरोजगार लोगों का जो समस्या है वो सॉल्व होगा और नेपाल आगे जाएगा, ये समझ के बैठे थे नेपाली। वो बीच में जो वहाँ के लोग हैं, जब संविधान बना, संविधान में वहाँ का जो जनता उत्पीड़ित लोग है, आदिवासी, जनजाति, दलित और थारू जो उत्पीड़ित है, उन लोगों का जो अधिकार का बारे में जो वहाँ लिखना था वो नहीं लिखा संविधान में। तो वो टाइम में भी आंदोलन हुआ था। जो अभी जो हुआ है, सबसे वहाँ नेपाल में जो राज्य सत्ता चला रहे हैं, वो राज्य सत्ता चलाने वाले अधिकांश ब्राह्मण, नेपाल में बाहुन बोलते हैं, वो लोग हैं। वो लोग कभी भी किसी को आगे आने नहीं देंगे। अच्छा, वहाँ का जो अधिकांश बहुसंख्यक जो जनता है, उसको आगे आने नहीं देंगे। बहुसंख्यक जनता की आपने बात की, उसमें कौन कौन है बहुसंख्यक जनता में? वहाँ का बहुसंख्यक जनता दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति और थारू, ये बहुसंख्यक जनसंख्या यानी जैसा भारत में जैसा है वैसा ही? हाँ, वैसा ही है। और आपने एक उत्पीड़न की भी बात की पद्म जी, कि ये उत्पीड़न यानी किससे? अगर से उत्पीड़न हो रहा है तो उत्पीड़न करने वाला भी कोई होगा, तो किससे उत्पीड़न हो रहा है नेपाल के बहुसंख्यक जनता को? उत्पीड़न की बात यह है, जो उत्पीड़न शुरू से जो कर रहा है, वहाँ का जो ये जातिवादी, ब्राह्मणवादी जो सत्ता है, वो सत्ता में ब्राह्मण है, वो अधिकांश उसमें हिंदू है, जो हिंदू के नाम पे वहाँ का हिंदू को भी दबा रहे हैं। अच्छा, आज तक वो नेपाल में जैसे हम लोकतंत्र बोलते हैं, सभी जगह लोकतंत्र का अनुभूति नहीं हुआ है। वहाँ क्या है, लोकतंत्र आ गया नाम में, जब वो व्यवहार में जाएंगे तो वहाँ अब भी सामंतवाद का थोड़ा हिस्सा रहे हैं। इसने जो उत्पीड़न करने वाला अधिकांश वहाँ का ब्राह्मण है, वहाँ का सत्ता में भी ब्राह्मण है। वही ब्राह्मण के वजह से जो हुआ, अभी नेपाल में जो हिंसा हुआ, आंदोलन हुआ, जो जेनजेट का आंदोलन हो गया, वो वही वजह से हुआ है। ये होने के कारण क्या है, जो बहुत लोग जो विदेश जा रहे हैं, नेपाल में कोई रोजगारी नहीं है,
उन लोगों ने कहीं भी रोजगारी का सृजना नहीं किया। इसलिए वो लोग जो उत्पीड़ित लोग हैं, जो नीचे बैठे लोग हैं, वो समझते थे, जो नीचे का समझते थे, जो ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों को अभी तक कहीं नौकरी और कोई सत्ता के पहुंच में उनको नहीं पहुंचने प्रथम दिया। जी, लोकतंत्र जब नेपाल में आया तो आप बोल रहे कि सत्ता पक्ष में विशिष्ट जाति के लोग हैं, तो जो विपक्ष है क्या वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में तो विपक्ष भी एक मजबूत और अपना रोल निभाता है, क्या विपक्ष में भी उन्हीं जातियों का समावेश है? हाँ, वहाँ विपक्ष में भी वही है, पार्टी अलग होगा लेकिन नेपाल में सब पार्टी के लीडर ब्राह्मण है। अच्छा, जैसे 4-5 पार्टी है। कैसे, कुछ बताइए नाम। जैसे नेपाली कांग्रेस, हाँ जी, उसमें भी ब्राह्मण क्षेत्रीय है। हाँ जी, नेकपा एमाले, उसमें ब्राह्मण है। और नेकपा माओवादी केंद्र, उसमें भी ब्राह्मण है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो रवि लामिछाने का बात होता है ना, वो बोलते हैं रवि लामिछाने का बात भी बाहर आ रहे हैं, वो भी ब्राह्मण है। ये जो जनता समाजवादी पार्टी, वो भी ब्राह्मण का है। इसलिए वो जो उत्पीड़ित जाति का जो पार्टी रहता है, वो भी ब्राह्मण के तरह है। अच्छा, कहीं ना कहीं से कंट्रोल होता है, हाँ, ऐसा वो बोल रहे हैं कंट्रोल आप? होता है। इसीलिए वहाँ सब पार्टी के लोग ब्राह्मण है, सब पार्टी के नेता ब्राह्मण है। वो कभी भी उत्पीड़ित लोगों को आगे आने नहीं देगा, सत्ता में जाने नहीं देगा। इसी वजह से बेरोजगारी की वजह से और उत्पीड़न की वजह से ये अभी का जो विद्रोह है, जो आंदोलन है, आंदोलन हुआ, तोड़फोड़ हुआ, बहुत लोग मारा गया। अभी भी वो पुराना जो सरकार था वो हट गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन हुआ और जो पुरानी गवर्नमेंट हट गई, तो क्या ये आंदोलन क्या उन विशिष्ट जातियों के खिलाफ था? आप आंखों देखा हाल देख रहे हैं, वहां आप थे, या वो पूरा देख रहे हैं आप, पूरा मोबाइल से वो सब चीजें देख रहे हैं, वो सब न्यूज देख रहे हैं आप, क्या वो उस विशिष्ट जाति के खिलाफ वो आंदोलन था, ऐसा आप बोल रहे हैं? ये विशेष वो जो आंदोलन हुआ है, वो विशिष्ट जाति से पैदा किया हुआ समस्या से हुआ है। अच्छा, जो उत्पीड़न की बात आप कर रहे हैं, किया हुआ है। जो पहले वाला सरकार को हटाया, वो हटने के बाद भी फिर भी ब्राह्मण आया है। अच्छा, जो पहली सरकार थी वो हटने के बाद फिर से? हाँ, अभी जो अंतरिम सरकार बने, अभी भी ब्राह्मण का सरकार है। जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, हाँ जी, वो भी ब्राह्मण का है। अभी आज तक 4 लोग मंत्रिमंडल में, 4 लोग है। वो मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश भी थे नेपाल के। हाँ, वो जो मुख्य न्यायाधीश है सुशीला कार्की, हाँ जी, वो भी ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण को हटा के दूसरा ब्राह्मण बैठा है। इसलिए ये अभी जो अंतरिम सरकार बना है ना, ये अंतरिम सरकार बनने से भी हल नहीं होगा। पर आप भी तो एक सामाजिक संगठन वहां नेपाल में चला रहे हैं विगत कुछ वर्षों से, जो नेपाल बौद्ध आम्बेडकर जो एक संगठन आप चला रहे हैं, जिसके आप केंद्रीय सदस्य भी हैं। क्या इन संगठन और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के वजह से कुछ अवेयरनेस फैली नहीं नेपाल में? वो तो पूरा जो ये संगठन है, वो सब संगठन जितना है, जो दलितों का संगठन है, जैसे ये नेपाल बौद्ध अम्बेडकर महासभा लगायत का जो उत्पीड़ित लोगों का संगठन है, वो अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो सत्ता है ना, सत्ता में तो उन लोग ही हैं, इसलिए उनका बात नहीं सुना जाता है। जैसे जैसे वोटिंग होता है, हाँ जी, वोटिंग के टाइम में भी वही आएगा। जो जो हमारे लोग हैं, हमारे लोग को वो पार्टी भी उम्मीदवारी नहीं देगा। और बहुत लोग पार्टी में जुड़ा है, पार्टी उम्मीदवारी नहीं देगा तब भी वहाँ जुड़ा है। इसलिए हम क्या बोलते, क्या हमको क्या है, अभी नेपाल में होना क्या चाहिए, वहाँ का उत्पीड़ित मधेसी, जनजाति, आदिवासी, दलित और थारू एक होकर आगे बढ़ेंगे तो नेपाल का समाधान हो सकता है। नहीं तो अभी जो अंतरिम सरकार बना है, अभी ये अंतरिम सरकार बनने से भी नेपाल का समस्या समाधान नहीं होगा। फिर दूसरा पटक फिर ऐसा आंदोलन हो सकता है। क्या लगता है ये जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कौन सी शक्तियां इसके पीछे थी? और साथ ही साथ आप बोल रहे हैं कि कुछ विशिष्ट जातियों का वहां पर राज चल रहा है, तो इसका निवारण कैसे देखते हैं? ये जैसे आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन सिर्फ जो बेरोजगारी था और थोड़ा विकास कम था और ब्राह्मण का राज था, वो विषय को उछाल कर कईयों विदेशी शक्तियों ने भी वहाँ खेल
उसका खेल है। सोशल मीडिया जो बंद हुई। हाँ, खेल है। जो सोशल मीडिया का बात है, सोशल मीडिया और फेसबुक और व्हाट्सएप लगाए कहीं सोशल मीडिया बंद, 26 सोशल मीडिया बंद हो गया। हाँ जी। वो बंद क्यों हुआ? बंद होने का कारण एक ही था, वो दर्ता नहीं किया था वहाँ। उसने दर्ता किया, रजिस्ट्रेशन करो चलाओ, यही बोला है नेपाल का गवर्नमेंट ने वो बोला है, बंद कर दिया। बाद में कोर्ट ने भी बोला। हाँ, वो कोर्ट ने भी बोला है, लेकिन वो दर्ता नहीं किया। सिर्फ चाइना का टिकटॉक ने रजिस्ट्रेशन किया और बाकी एप्लीकेशन ने नहीं किया। और नहीं किया, 26 एप्लीकेशन ने नहीं किया। उसको दर्ता करो बोले तो वो दर्ता नहीं किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उसके बाद जब नहीं आया तो उसका बंद हो गया। वही बहाना में वो विदेशी लोगों ने उछाल दिया। वो पहले से तैयारी था, जैसे विदेशी फोन, जैसे हमरो नेपाल नाम का संस्था, जैसे बहुत सा जो एनजीओ है, एनजीओ है, वो एनजीओ विदेशी डोनेशन से चलती है। हाँ जी। वो डोनेशन से चलने वाली एनजीओ है, उसको वो पहले से भड़का रहा था। वो तो उसके विदेशी के इशारे में थे, यूएसआईडी के डोनेशन में चलती है। दूसरा है यहाँ जो आंदोलन भड़का है, इस बीच में जैसे वहाँ का हिंदूवादी संगठन, जैसे इंडिया का आरएसएस है ना। हाँ जी। नेपाल में विश्व हिंदू परिषद बोलते हैं, हिंदूवादी संगठन है। वो संगठन, क्या ये जो संगठन का आप नाम ले रहे हैं, ये पूरी राजनीतिक पार्टी जो है नेपाल की, जिनका नाम आपने इसके पहले लिया, क्या ये सारी राजनीतिक पार्टी को भी ये संगठन कंट्रोल करते हैं? हाँ, ये संगठन, ये जो संगठन है हिंदूवादी संगठन है, वहाँ का राजनीतिक पार्टी को पूरा वही कंट्रोल करते हैं। उसमें वही कईयों लोग उसी ये हिंदूवादी संगठन का लोग उस पार्टी में रहते हैं। जो यहाँ जो हिंदूवादी संगठन है, वो उसका मकसद ये है, नेपाल में पुनः फिर राजशाही लौटाने का मकसद है। वही मकसद वो रख के आगे बढ़ रहा था। जब ये जो परिस्थिति थोड़ा फर्क हो गया, वही बीच में आगे जो आगजनी कर लिया और वहाँ दंगा भड़काया हिंदूवादी संगठन। और इसमें जैसे भारत का आरएसएस है, वैसे ही वहाँ का हिंदूवादी संगठन है। वो जैसे यहाँ नेपाल का जो अंतरिम सरकार बनने से पहले, जैसे बीजेपी के मोदी ने पहला प्रस्ताव किया, वो प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को प्रस्ताव किया। क्यों किया? वो तो नेपाल का प्रधानमंत्री था ना, प्रधानमंत्री नेपाल में बन रहे हैं ना। हाँ जी। यहाँ मोदी ने प्रस्ताव क्यों किया? क्योंकि वो हिंदूवादी संगठन और नेपाल को हिंदू राज्य बनाने चाहते हैं, इसी ने उसने प्रस्ताव किया। और सुशीला कार्की भी, क्या नेपाल की जो जनता है, ये जो हिंदू राष्ट्र घोषित किया नेपाल को, क्या वो उस बात से नेपाल की जनता क्या एक्सेप्ट करती है उस चीज को? नेपाल में जो हिंदू राष्ट्र था पहले, हिंदू राष्ट्र हटाने में, हिंदू राष्ट्र उसको धर्मनिरपेक्ष बनाने में, सेकुलर बनाने में नेपाल का जो आंदोलन हुआ ना, वो आंदोलन में नेपाली जनता का बहुत साथ, सपोर्ट, सहभागिता था। लेकिन जो अभी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना, वो नेपाल के बहुसंख्या लोग वो हिंदू राष्ट्र का बात नहीं मान रहे। कुछ लोग हैं वहाँ, जैसे ब्राह्मण लोग ने वहाँ के लोगों को भड़का के थोड़ा, जैसे ये बात हिंदू क्या है, हिंदू राष्ट्र क्या है, ये इसके बाद में भड़का के खुश रखे हैं। लेकिन वहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, क्योंकि पहले हिंदू राष्ट्र था। हिंदुओं ने जो वहाँ का अधिकांश उत्पीड़ित लोगों को अत्याचार किया, जैसे जातीय छुआछूत, विभेद ऐसा किया, इसी की वजह वो हट गया, फिर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो हिंदूवादी संगठन है, इंडिया का भी कई संगठन है ना, वो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो नहीं होगा। इस वजह जो वहाँ जो अभी जो हो रहा है, हमने देखा जो सोशल मीडिया में, हाँ जी, वहाँ जैसे जो भड़काने वाले, जो रास्ते पे आ गए, आग लगाने वाले, वो कई ये राजावादी के लोग हैं, कई हिंदूवादी के लोग हैं। लेकिन हम लोग जब ये आंदोलन देख रहे हैं
तो यहाँ पर जो इंग्लिश में तख्ती चल रही थी, लोग जो डिमांड लगा रहे थे, ऐसे हाथ में बोर्ड, साइन बोर्ड लेके जो चल रहे थे कि नेपो किड्स की बात कर रहे थे, वो नेपोटिज्म की बात कर रहे थे, और साथ ही साथ नेपाली की भी कुछ स्लोगन्स थे वहां पे, नेपाली भाषा के। उन स्लोगन्स के ऊपर आप कुछ समझा पाएंगे? क्या क्या स्लोगन थे वो? नेपाली भी समझा देंगे तो चलेगा। नेपाली में क्या है, जो स्लोगन था वो भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ, नेपाली में भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ। अब करप्शन का विरोध में ये आंदोलन है। जो जेनजेट युवा लोगों ने आंदोलन किया, उनका 2 एजेंडा था, एक करप्शन, 2 सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को ओपन करो, करप्शन को हटाओ, बंद करो, करप्शन होना नहीं चाहिए। ये 2 एजेंडा था पहले, र वो एजेंडा में भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ, नेपाली में भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ, यानी भ्रष्टाचार का खात्मा करो, खत्म करो, ये था। लेकिन जो उस बीच में और लोग घुस गया, उन लोगों का एजेंडा, जो नारे थे, नारे वही लगा के वो आगजनी और तोड़फोड़ जो किया है, वो जेनजेट लोगों से बाहर के लोग ने किया है। एनजीओ के लोग जो विदेशी से परिचालित है, और राजावादी लोग। कुछ लोगों के हाथ में हमने वेपन्स भी देखे। हाँ, वो वेपन तो जो पुलिस है ना, पुलिस के हाथ से छीन के उन्होंने वेपन लिया है। वेपन जैसे वो भी बॉक्स ले सकते हैं वेपन, जैसे उनका बड़ा तैयारी था। जो जेनजेट के लीडर था ना, अभी गुमराहट में है। जो शुरू करने वाला जेनजेट के लीडर, जो ये घटना हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, अभी वो लोग बाहर नहीं है। वो लोग थोड़ा पर्दा बाहर है। पर्दा में कौन? एनजीओ वाले है, राजावादी है, जो हिंदू राष्ट्रवादी है, वो लोग राष्ट्र चाहते हैं, वो लोग अभी पर्दा। हम अंतिम पड़ाव पे है चर्चा, हमारा समय भी जा रहा है। हम देखते हैं कि जो कार्के गवर्नमेंट अभी स्टैब्लिश्ड हो गई है नेपाल में, क्या ये जातिवाद, भूखमरी, बेरोजगारी, और आप जो जो आरोप लगा रहे हैं, और जो आप प्रत्यक्षदर्शी है, आप नेपाल के नागरिक है, क्या ये गवर्नमेंट ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी, ऐसा लगता है आपको? ये अभी जो गवर्नमेंट बना है, ये गवर्नमेंट सॉल्व कर नहीं पाएगी, क्योंकि ये एक, जैसे जेनजेट ने अभी पुस्ता हस्तांतरण, जैसे जनरेशन हस्तांतरण करो, अभी ट्रांसफर ऑफ पावर करो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक जो पावर है उसको हस्तांतरण करो, ये बोले हैं। फिर जो 80 साल का प्रधानमंत्री था उसको हटा के फिर 80 साल के प्रधानमंत्री आ गए। हाँ जी। हाँ, दूसरा बात है, एक ब्राह्मण को हटा के दूसरा ब्राह्मण आ गया, एक जातिवादी को हटा के दूसरा जातिवादी आ गया है। जो पहले वो प्रधान न्यायाधीश थी, वो टाइम और ये टाइम उनका कोई फर्क नहीं है। वो ये जो समस्या है वो हल कर नहीं पाएगी। फिर ऐसे ही रहेगा तो फिर नेपाल में दूसरा आंदोलन होगा। वो आंदोलन होगा, और वो आंदोलन में बहुसंख्य जाति है, जो दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, थारू, मधेसी है ना, उन लोगों को प्रतिनिधित्व होगा। वही प्रतिनिधित्व के लिए फिर आंदोलन होगा। इसी ने हम क्या कहना चाहते हैं, नेपाल में जो शांति, स्थायित्व और बेरोजगारी हटाने के लिए, समानता के लिए उत्पीड़ित जाति और जनजाति समुदाय के लीडर अगाडि आना चाहिए, और सरकार भी उनके नेतृत्व में बनना चाहिए, तब हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही विभिन्न इंटरनेशनल मुद्दों के साथ हम आपसे बने रहेंगे। जिस तरीके से नेपाल में जो घटनाक्रम घटित हुआ, उनका पल पल का वीडियो पूरी दुनिया ने देखी। हमने भी आवाज इंडिया के माध्यम से उन सब चीजों को आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे ही नेपाल के नागरिक पद्म विश्वकर्मा जी अपना प्रत्यक्षदर्शी जो वो सोचते हैं और जो उन्होंने देखा, वो आपसे साझा कर रहे थे। आप जुड़े रहिए आवाज इंडिया से। आपका धन्यवाद। धन्यवाद।